जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पे। तो बच्चों, हमने अपना संविधान का काफी सारा पोर्शन इसमें कवर कर लिया था क्लास में, और हम आज से इसके एक एक करके सभी पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। ये क्लास आपकी संविधान की रहती है। दिल्ली पुलिस, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आपका जेल वार्डन, फायरमैन, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज एक एक करके अपने सभी पार्ट्स को देख लेते हैं। तो हम आज अपना भाग एक से स्टार्ट करते हैं। भाग एक, धारा अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? भाग एक का, भाग एक का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत इन्हीं के विषय में बताया जा रहा है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कहां तक हमारा संघ फैला है और कहां तक हमारे राज्य है, ये सब इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 1 देखते हैं। इसके अंतर अनुच्छेद 1 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है उनका नाम। ठीक, हमारे संघ का क्या नाम होगा और हमारे जो राज्य क्षेत्र है उनका क्या नाम होगा। संघ का नाम बताया गया है इसमें, और राज्य क्षेत्र। ठीक, चलिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है? बच्चों अपने साथ अपनी कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए और इन्हीं सभी को साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, किसी दूसरे देश से हमें अपने अंदर अपने देश में कोई नए राज्य को का एंट्री करा रहे हो। ठीक है, या हम किसी नए राज्य की स्थापना करवा रहे हो। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत आता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि ये पाकिस्तान हो गया हमारा पड़ोसी देश, ये इंडिया हो गया। पाकिस्तान से किसी स्टेट को अपने स्टेट में मिला रहे हो समझौते से। ठीक है, या चाइना से मिला रहे हो या नेपाल से मिला रहे हो, किसी से भी मिला रहे हो। ठीक है, वो सब इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 2 के अंदर। ठीक, अब करते हैं अनुच्छेद 3 की बात। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमाओं या उनके नाम में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, या फिर क्या, वर्तमान राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन। अगर हमें अपने किसी भी स्टेट की, या हमारा इंडिया हो गया, इसमें ये स्टेट हो गया कोई, ये हो गया, जितने भी स्टेट है, अगर हमें इस सीमा में कोई फेरबदल करना है या हमें इनके नाम में कोई चेंजेस करने हैं, तो वो हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, ये सब चीज आती है। ठीक,
अब इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका है संसद के किसी भी सदन में सिफारिश के बिना कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं होता। ठीक, ये बात आप जानते हो। अगर इनके लिए भी कोई विधेयक हमें लेकर आना है तो पहले संसद के किसी न किसी सदन की सिफारिश करवानी पड़ेगी हमें। ठीक है, इसमें क्या है कि संसद जो है सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य की क्षेत्रीय सीमा में फेरबदल कर सकती है उसके नाम में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 4। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए तीनों अनुच्छेद को। ठीक, मैं आप कर देता हूं इन्हें, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर बनाई गई विधि, अनुच्छेद 2 व 3 के अंदर बनाई गई विधि। ठीक, जो हमने अपनी अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर विधि बनाई गई है उनमें क्या है, वह अनुच्छेद 368। ठीक है, इनके इसके द्वारा क्या की गई है, संशोधित हो चुकी है, इसके द्वारा संशोधित है भी। इन्हें बार बार अब संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक बार हो गई तो हो गई, अब इनके लिए बार बार नए नए कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कानून बन गए उसी पर वर्क होगा। ठीक, चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या था। अनुच्छेद 1 बोलता है संघ और राज्य, संघ का नाम, राज्य का नाम, इसके विषय में अनुच्छेद 1 बोलता है। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 बोलता है किसी नए राज्य को मिलाना। ठीक है, किसी भी नए राज्य को भारत के अंदर मिलाना किसी दूसरी कंट्री से। ठीक, जो उससे लगी हुई कंट्री से। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 बोलता है कि जो हमारे राज्य है, वर्तमान में जो भारत के राज्य है, उनकी सीमा में या फिर नाम में चेंजेस करना। ठीक, ये बोलता है अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 4 बोलता है कि 2 और 3 ये हमारे 360 के द्वारा संशोधित हो चुके हैं। अब इनके बार बार चेंज करने के, नियम बनाने की, कानून बनाने की नई चेंज जरूरत नहीं है, अब इन्हीं पर वर्क होगा। ठीक है, संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए इसमें आपको एक दो चीज और बता दूं। ये तो आपके अनुच्छेद हो गए सारे के सारे, अब इनसे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड एक नौवां संविधान संशोधन हुआ था, नौवां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। ठीक, इस संशोधन में क्या हुआ था, तो एक बेरूबरी जगह थी जो पाक को दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या कहा था, एक जगह थी बेरूबरी। ठीक है, यह जगह हमने पाकिस्तान को दे दी थी। ठीक है, 1960 में। ठीक, इसमें क्या कहा गया था कि यदि हम अपने देश का कोई स्टेट, राज्य या कोई जगह किसी दूसरी कंट्री को देते हैं तो इसमें हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। ठीक है, संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहा गया था इसमें। इधर से क्या होगा, हमारी पहली अनुसूची प्रभावित हो जाएगी। ठीक,
इन बाद में सब चेंज हुए थे, जो जैसे बताता हूँ आगे आगे। एक इसके बाद आई थी आपकी एसके समिति। एसके समिति में क्या हुआ था, कब आई थी आपके एसके समिति, ये बताओ है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का देखते हुए राज्यों का गठन किया गया था, ठीक है। 27 नवंबर 1947 को आपकी बनी थी। इसमें क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों को राज्यों का गठन हुआ था, ठीक। इसमें आपके जो थे, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और न्यायमूर्ति एसके दर के साथ एक 4 सदस्य की समिति बनाई थी। एसके दर कौन थे आपके, ये आपके एक जज थे या न्यायमूर्ति कह लो। एसके दर के साथ राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने मिलकर 4 मेंबर की कमेटी बनाई थी। इसने अपना फैसला कब दिया था, 10 दिसंबर 1948 को उसने अपना फैसला सुनाया था, ठीक है। और विकास के अनुसार राज्यों को दोबारा गठन होना चाहिए, इसने कहा था। बात तो भाषा के हिसाब से चली थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि विकास के हिसाब से, विकास के आधार पर राज्यों का गठन, ठीक। इसके बाद में एक और समिति आई थी आपकी, जेवीपी समिति आई थी आपकी, या जेवीपी रिपोर्ट लिख लो, जेवीपी रिपोर्ट। इसमें क्या कौन कौन था, इसमें था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी सीतारामैया, और आपका वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यह 3 मेंबर थे इसमें, लेकिन इसका विरोध हुआ था। इसका क्या हुआ था, तेलुगु भाषा के लिए रामल्लू ने अनशन खरीदा था। इन्होंने अपने हिसाब से अपनी एक समिति बनाई थी, क्योंकि ये लोग पावर में थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से राज्यों को अलग अलग करने की एक अलग समिति बनाई थी, जिसका इन्होंने विरोध किया था। किसने, रामल्लू, इस व्यक्ति ने विरोध किया था। क्या कहा था इसने ये अनशन पर बैठ गया था। इसके अनशन पे 65 दिनों में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब इसकी 65 दिनों बाद मृत्यु, अनशन पर बैठने के 65 दिनों बाद मृत्यु हो गई, कब हुई थी, 1952 में। तो ये जो आपका भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना, इस बात ने काफी जोर पकड़ा था, ठीक है। और तभी 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना दिया। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया भाषा के आधार पर, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को बना था। पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था आपका, जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। बाद में इसमें संशोधन करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, ठीक है।
ये आपकी कुछ समितियां थी और कुछ रिपोर्ट आई थी। अब आगे बात करूं मैं, तो इसके बाद एक समिति और आई थी। इन समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, इन्हें साथ के साथ अपना नोट डाउन करते चलना, इनके सभी इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। इसके बाद एक समिति आई थी न्याय मूर्ति फजल अली समिति। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें 3 सदस्य थे आपके, ठीक। कौन कौन से? फजल अली, ठीक, के.एम. पारीकर, ठीक, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या है, फजल अली समिति का गठन किया था। कब? 30 दिसंबर 1955 में रिपोर्ट दी थी इन्होंने अपनी। फजल समिति ने कब रिपोर्ट दी? 30 दिसंबर 1955 में, ठीक है। और 1956 में आपका आयोग बन गया। कब बना था? 1956 में आयोग बन गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 1956 में 14 राज्य, ये जो आयोग था इसने क्या, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, इनका गठन किया गया था, ठीक है। पुनर्गठन यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका आ जाता है भाग 2, जो आपका नागरिकता से संबंधित है। बहुत जल्द हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लेंगे साथियों, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और अपना साथ के साथ नोट डाउन करते हुए जरूर चलिए अपनी कॉपी में, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपनी हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। और नई वीडियो से नए अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। भाग 2 हमारा नागरिकता का है, ठीक है। कितने अनुच्छेद है? 5 से 11 अनुच्छेद है। चलिए अब एक एक करके इन्हें देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, ठीक। माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता में से एक भारतीय, ठीक। फिर क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 से ठीक 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो। 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, मतलब 1945 से भारत में, भारत की सीमा के अंदर रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिक है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी बनती है तो आप भारत के नागरिक हो, ठीक है। कुछ बहुत टाइप्स है दिए गए हैं कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से?
5 प्रकार से। कौन कौन से है? एक है जन्म से नागरिकता। फर्स्ट में आता है जन्म से नागरिकता। ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है। ये हो गई आपकी जन्म से नागरिकता। मैं बात करूं दूसरी, वंशक्रम द्वारा नागरिकता। वंशक्रम द्वारा नागरिकता, ये क्या कहता है? ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, और जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था, तो भी वो भारत का नागरिक होगा। यदि पिता नागरिक नहीं था तो भारतीय कंसुलेट में निश्चित अवधि के भीतर पंजीकृत करा देगा वो, कि जन्म के कुछ टाइम होता है आपका 5 या 6 महीने पैदा होने के बाद, अगर वो उस टाइम तक आपका रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर करा देता है तो आप तब भी भारत के नागरिक हो। ठीक। तीसरा कहता है रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। ये क्या है? रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है ये और देखो। तो रजिस्ट्रेशन की आवेदन जो किया जाता है वो 5 साल भारत में रहने के बाद तब किया जाता है। यदि भारत में जन्मा कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का निवासी हो तब भी वो कर सकता है। ठीक है। ये भारतीय नागरिक कोई बाहर का व्यक्ति है और उसकी वाइफ जो है वो इंडियन है, या कोई इंडियन लेडी है, उसका हस्बैंड जो है वो फॉरेनर है। ठीक। ये आपके सारी चीजें जो है प्रथम अनुसूची में बताई गई है। ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं 2 टाइप और है इसके, इन्हें साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चों। अगर मैं बात करूं चौथे टाइप की कि कैसे नागरिकता मिलती है, तो फोर्थ टाइप हमारा देशीकरण द्वारा नागरिकता। ये कैसा होता है? तो किसी दूसरे देश का नागरिक उस देश की नागरिकता त्याग कर, ठीक है, भारत सरकार में अंदर नौकरी कर रहा हो या फिर 7 से 12 वर्ष उसे भारत के अंदर रहते हुए हो लिए हो, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है भाई। या फिर किसी दूसरे देश के राज्य को, दूसरे देश के राज्य को, ये भारत हो गया, कोई भी देश है उसके किसी राज्य को अगर हम भारत में मिलाते हैं तो वहां के जितने निवासी हो गए उन सभी को नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ठीक। ये जो तथा ये आपका 5 था, किसी राज्य को मिलाने पर, किसी बाहरी देश के राज्य को भारत में मिलाने पर। ठीक है भाई। अगर किसी दूसरे देश के राज्य को हम भारत के अंदर मिला दिए हैं तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी आराम से। ठीक है। अब कुछ आगे इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। हमने अपना 5वां का कंप्लीट कर लिया था, तो 6वां अनुच्छेद क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान से भारत में रहने के लिए आते हैं उनको नागरिकता मिलती है इस अनुच्छेद के द्वारा। ठीक। अब अनुच्छेद आपका 7 आता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है ये देख लो।
अनुच्छेद 4 कहता है कि जो 1947 के भारत छोड़कर या नौकरी करने बसने पाकिस्तान चले गए थे वे भारत के नागरिक नहीं है। ठीक, ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है। जब 1947 के बाद इसके बाद भारत छोड़कर चले गए, वे क्या है, वे नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए है, वरना 6 से 7 साल का टाइम होता है नागरिकता कैंसिल होने में, किसी भी कंट्री में चले जाओ तुम। ठीक, अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, जो भारत के बाहर रहते हैं, भारतीय नौकरी करने जाते हैं कोई जॉब वगैरह, तो उनकी नागरिकता कब तक रहेगी और कब तक वो खत्म हो जाएगी, तो उन सब के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक, अनुच्छेद 9 की अगर हम बात करें, अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले ले तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम करते हैं अपना अनुच्छेद 10 पे बात। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है आपका कि जो भारत की संसद के द्वारा एक विधि बनाई गई है, तो उसमें क्या है, उसमें बताया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है और कौन नहीं। ठीक, संसद द्वारा बनाई गई विधि, ये विधि बताती है आपको कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें आती है, आपके लिए बहुत सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। आपका राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सब प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको कि आप हाँ भारत के नागरिक हो। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट वगैरह हो गया। ठीक, अनुच्छेद 11 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि हमारी जो संसद है, हमारी संसद नागरिक संबंधित कानून बनाएगी, जिसे कब पास किया गया था? 1955 में। संसद नागरिक संबंधी कानून बनाएगी। ठीक, 1955 में क्या किया गया था? 1955 में से पास किया गया था, 1955 से लागू है। ठीक, ये वाला अनुच्छेद। ठीक है, तो हमारे दो भाग हो गए आज कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे को हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इनको साथ के साथ आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जब हमारे 2, 3, 4, 5 भाग हो जाएंगे, फिर मैं आपका इनका अच्छे से एक बार रिवीजन करा दूंगा और आपके ये तब सारे याद हो जाएंगे जो जो आपके हुए हैं। और जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जितने भाग मैंने लिखवाए हैं, जितना वो इंडेक्स बनवाया था आपको, एक भाग उनके अनुच्छेद और नाम का, उसे बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना।
वहीं से आधी से ज्यादा चीजें कवर हो जाती है आपकी। ठीक, चलिए इससे आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करिए, और नई वीडियो देखने के लिए, नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है साथियों, चलिए धन्यवाद।